पूरी घटना की प्लानिंग इतनी परफेक्ट की गई थी कि ये पूरा मामला लूटपाट का लग रहा था। यदि रूबी का बैग न गिरता तो शायद यह घटना न होती। कॉल हिस्ट्री और चैटिंग डिलीट करने से सच्चाई नहीं छुपती है। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां ही मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो देखिए, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक गाँव है जमुना गाँव, और यहाँ पर नीलेश अपने परिवार के साथ में रहता है। लगभग 5 साल पहले जो उसकी शादी है वो रूबी नाम की महिला से हुई थी, और अब उसके एक बेटी है जिसकी उम्र 3 साल के आसपास है। वो अपने माता पिता के साथ में रहता है और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पहले उसने कुछ साल तो अपने गांव में कामकाज किया। फिर जब उसको ऐसा लगा कि नहीं, अब पैसों की और भी ज्यादा जरूरत होने वाली है, क्योंकि उसका फैमिली अब बढ़ चुकी है, तो वो दिल्ली चला गया और वहां पर रह करके नौकरी कर रहा था। और उसकी जो पत्नी है रूबी, वो बेटी के साथ में यहीं गाँव में रह रही थी। और इसी बीच अप्रैल के महीने में वो दिल्ली से अपने घर आया हुआ था फैमिली से मिलने के लिए। 9 अप्रैल का दिन था। उसकी पत्नी बोलती है कि चलिए आज हम अपने मायके लेके चलते हैं आपको। तो इसके बाद वो तैयार हो जाता है और फिर अपनी पत्नी रूबी और बेटी के साथ बाइक से अपने ससुराल खरखा गांव के लिए निकल पड़ता है। वह सुबह के समय पर अपने ससुराल में पहुंचता है, वहां पर रुकता है, और इसके बाद देर रात लगभग 8 बजे के आसपास वो अपने गांव जमुना गांव वापस आने के लिए निकल पड़ता है। पूरी फैमिली बाइक से आ रही थी, रात का समय था, और उनके गांव के बीच का जो रास्ता है वो सुनसान इलाका पड़ता है, यानी कि ये बिहार वाला चंबल का इलाका पड़ता है। नीलेश अपने परिवार के साथ में अपने ससुराल से गाँव वापस आ रहा था, और इसी बीच वो रास्ते में रमटा गाँव के पास में पहुंचता है, जहां पर उसकी पत्नी रूबी का बैग गिर जाता है। जैसे बैग गिरता है, रूबी उसको बताती है, और यहाँ पर वो अपनी बाइक को रोक देता है। बाइक रुकते ही उसकी पत्नी रूबी अपने बैग को उठाने के लिए जैसे ही मोटरसाइकिल से उतरती है, और इसी बीच में 2 लोग पीछे से आ रहे होते हैं। वो भी लोग बाइक में थे और इन लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और नीलेश से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, और इसी बीच में इनमें से एक व्यक्ति ने नीलेश के ऊपर फायर कर दिया। फायर पीछे से किया गया था। नीलेश घायल होकर के वहीं गिर जाता है, और जैसे ये पूरा कांड होता है, ये जो लोग बाइक से आए हुए थे वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब ये जो पूरा इलाका था वो सुनसान था। तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी रूबी है वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। नीलेश घायल अवस्था में वहीं पर पड़ा हुआ था, और कुछ समय के बाद में उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद में वहां के जो आसपास के गांव के लोग थे वो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और फिर पुलिस को जानकारी देते हैं। पुलिस की टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है और इसके बाद पूरे इलाके की तलाश करती है, और उनको यही लग रहा था ये जो मामला है लूटपाट का है। रूबी से वो पूछताछ करते हैं तो रूबी यही बताती है कि 2 नकाबपोश लोग आए थे, वो लोग बाइक के सवार थे। इन लोगों ने हमसे लूटपाट करनी चाहिए, और जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन लोगों ने मेरे पति के ऊपर फायर कर दिया, और फिर ये लोग भाग गए। पुलिस की टीम ने जब रूबी से पूछा कि लुटेरों ने तुम्हारा कौन कौन सा सामान लूटा है, तो यहाँ पर रूबी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाई। और इसके बाद जब पुलिस ने एक बार फिर से नीलेश को चेक किया तो उसकी जेब में जितना भी कैश पैसा पड़ा हुआ था वो एज इट इज था। साथ ही साथ रूबी ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई थी। तो अब पुलिस को यह लग रहा था कि ये लोग यहाँ पर आते हैं, इस व्यक्ति को गोली मार देते हैं, और इसके बाद जो भी इनके पास वैल्यूएबल आइटम था उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं लूटा है। तो यहाँ पर पुलिस को लूटपाट की ये जो पूरी घटना थी उसको लेकर के शक हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने उस रास्ते में आने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक करने की कोशिश की, लेकिन उन सीसीटीवी कैमरे में इस बाइक से जो ये 2 लोग आए हुए थे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। तो अभी जो पुलिस की टीम थी वो पूरी ब्लैंक थी, और उनके पास ऐसा कोई भी सुराग नहीं था जो इस पूरी घटना की रियल कहानी को खोल करके रख दे। इसके बाद पुलिस की टीम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा करना शुरू करती है, और जिस जगह पर यह क्राइम सीन हुआ था वहां के आसपास जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उस समय पर उनको चेक करती है। तो यहाँ पर वो लोग सबसे पहले नीलेश की कॉल डिटेल चेक करते हैं, साथ ही साथ जो उसकी पत्नी रूबी थी उसके मोबाइल को चेक करते हैं। तो यहाँ पर रूबी जो थी इस घटना के होने से पहले किसी व्यक्ति के साथ में लगातार कांटेक्ट में थी। पुलिस की टीम जब रूबी से इस नंबर के बारे में पूछती है तो रूबी यही कहती है कि ये उसके जीजा का भाई है, और वो हमसे पूछ रहा था कि आप लोग गाँव से कितने समय निकले हो और कब आप घर पहुंचोगे। तो इस तरीके की जानकारी मैंने इसको दी है, ये मेरा रिश्तेदार है इसलिए मैं इससे बातचीत कर रही थी। पुलिस की टीम ने जिस नंबर से रूबी की लगातार बातचीत हो रही थी उसकी लोकेशन को चेक किया तो पुलिस खुद ही हैरान लगी, क्योंकि जिस नंबर से वो लगातार बात कर रही थी उसकी लोकेशन भी इस क्राइम सीन के आसपास थी। तो यहाँ पर पुलिस ने एक बार फिर से रूबी से पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि मेरे जीजा का भाई वो उनसे तुम्हारे हालचाल के बारे पर पूछ रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन तो वही दिखा रही है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। तो यहाँ पर रूबी जैसे इस बात को सुनती है तो वो परेशान होने लगती है, और अब पुलिस को इस बात का शक होने लगा था कि हो ना हो इस घटना के पीछे रूबी का हाथ हो सकता
सकता है। पुलिस की टीम रूबी के जीजा के जो भाई था उसके बारे में पूछताछ करती है तो रूबी बताती है कि उसका नाम विशाल है और वो उसके ससुराल के पास में ही रहता है। पुलिस की टीम विशाल के बारे में पूरी जानकारी जब जुटाती है तो उनको पता चलता है कि लगातार रूबी और विशाल की बातचीत होती रहती थी और अब पुलिस को इस बात का शक होने लगा था कि हो ना हो विशाल का इस घटना में हाथ हो सकता है। पुलिस की टीम विशाल को ढूंढती है और वो उनके हाथ पे लग जाता है। जब पुलिस विशाल से पूछताछ करती है तो वो यही कहता है कि मेरा रूबी के साथ में कोई भी गलत रिश्ता नहीं है, वो तो मेरे रिश्ते में आते थे, इस वजह से मैं उससे बातचीत करता था। यदि मैंने रूबी के पति नीलेश के साथ में कुछ गलत किया होता तो मैं यहाँ से भाग ना जाता। मैंने तो शुरू से लेकर अंत तक जो भी उनके घर में क्रियाक्रम हुआ है उसमें पूरा साथ दिया है और परिवार के साथ में रहा हूँ और इस तरीके की बातें विशाल बताता है। लेकिन पुलिस की टीम उससे कहती है कि जिस समय पर यह घटना हुई है उस समय पर तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन वही दिखा रही है जहां पर नीलेश और रूबी मौजूद थे। और जब पुलिस की टीम रूबी और विशाल के बीच में सोशल मीडिया पर हुई चैटिंग की पूरी कहानी इनके सामने खोल करके रख देती है तो यहाँ पर विशाल बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और पूरी कहानी बता देता है कि कैसे उसने 9 अप्रैल की रात को पूरी घटना को प्लान किया था और इसको एक लूटपाट की घटना दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कॉल हिस्ट्री और चैटिंग को तो डिलीट कर दिया था और उनको यही लग रहा था कि उनका ऐसा करने से पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि मोबाइल से डाटा डिलीट करने से वो सर्वर से डिलीट नहीं हो जाता है और जब पुलिस चाहती है तो वो हर एक मोबाइल की हर एक छिपी हुई जानकारी को प्राप्त कर सकती है जिसको छिपाने की कोशिश की गई है। और इसके बाद जैसे ही रूबी और विशाल की कॉल हिस्ट्री और चैटिंग के बारे में पुलिस को पता चल जाता है तो अब ये पूरा केस खुल करके सामने आ गया था। पुलिस रूबी और विशाल को गिरफ्तार करती है और फिर इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। रूबी लगातार पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं मेरा विशाल के सामने कोई भी गलत रिश्ता नहीं है, वो तो मेरे जीजा का भाई है, इस वजह से मैं उससे बातचीत करती थी। लेकिन जब पुलिस सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसे रूबी और विशाल के सामने रख देती है तो बहुत देर तक ये दोनों पुलिस को बरगला नहीं पाते हैं और फिर वो कहानी सामने आ जाती है जिसको सुनने के बाद में रूबी के परिवार वाले हैरान रह गए थे। रूबी ने यहाँ पर बताया कि शादी के पहले से ही उसका अपने जीजा के भाई विशाल के साथ में प्रेम संबंध था, लेकिन विशाल की उम्र कम होने की वजह से परिवार वाले उसकी शादी करने को तैयार नहीं थे और इसी बीच में रूबी की शादी हो जाती है नीलेश के साथ में। कुछ दिनों तक रूबी नीलेश के साथ में रहती है और उस समय तक इसका विशाल से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही नीलेश कमाने के लिए घर से बाहर चला जाता है तो एक बार फिर से रूबी का विशाल से मिलना जुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि रूबी को कहीं भी आना जाना होता था तो वो विशाल को कॉल कर देती थी और विशाल उसको उस जगह पर ले जाता था, घुमाता फिराता था और इसके बाद ये लोग एक बार फिर से एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। लेकिन जब नीलेश को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह रूबी को डांटता फटकारता है और उससे कहता है कि तुम्हारा जो कुछ भी रिश्ता चल रहा है विशाल के साथ में उसको तुम खत्म कर दो। और अब विशाल और रूबी को यही लग रहा था कि एक बार फिर से वो लोग बिछड़ सकते हैं और अब इन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि नीलेश को जब तक हमने अपने रास्ते से नहीं हटाया तब तक हमारा जो ये साथ रहने का प्लान है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। और इसी के बाद ही रूबी ने विशाल के साथ मिल करके नीलेश को अपने रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया था और पूरी घटना रची गई थी 9 अप्रैल की रात को। ये लोग अपने प्लान में कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि यदि वहां पर पुलिस की टीम बहुत ही अच्छी तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट ना करती और इस बात पर ध्यान ना देती कि लूटपाट की तो बात की जा रही है, अपराधी नकाब बांध करके आए हुए थे, लेकिन उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद में एक भी पैसा वहां से नहीं लूटा है। और फिर पुलिस को शक होने लगा था कि हो ना हो ये जो घटना हुई है वो लूटपाट की वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे का जो मकसद है वो कुछ और है। और जब पुलिस ने इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई को सामने ला दिया तो पता चला कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी के लिए पति को अपने रास्ते से हटाया था। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे रूबी ने अपने प्रेमी विशाल के साथ रहने के लिए अपनी 3 साल की बेटी के सामने ही अपने पति नीलेश का काम तमाम कर दिया। लेकिन इस घटना से जो सबसे ज्यादा दर्द में है वो है रूबी और नीलेश की बेटी जो 3 साल की है, क्योंकि उसके सर से तो पिता का साया तो उड़ गया है और अब उसकी माँ भी जेल भी जा चुकी है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।